आज हम लोग एवरेज और आरएमएस वैल्यू पढ़ लेते हैं, है ना। ये दोनों में कॉमन है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में। अगर तीन डिस्क्रीट नंबर है तो इनका एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितने नंबर उन सबको ऐड कर देते हैं और उसको जितने भी तीन नंबर है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। इनकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 आ जाएगा, है ना। अगर कोई कंटिन्यूअस ग्राफ है ft वर्सेस t, है ना, इस केस में ft की एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी? एवरेज वैल्यू ऑफ 50 हम इसको लिखेंगे, अगर यहाँ तक एवरेज हम पता लगा रहे हैं तो ये आ जाएगा 1/t इंटीग्रेशन ओवर t ft dt। इसको हम क्या करते हैं, ft को टाइम एक्सिस के साथ इसका इंटीग्रेशन लेते हैं ना, तो हम ये कहेंगे दिस इज टाइम एवरेज, दिस इज टाइम एवरेज ऑफ फंक्शन f। टाइम के साथ अगर इंटीग्रेशन किया तो टाइम एवरेज हो जाएगा और टाइम से ही डिवाइड कर दें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तुम समेशन नहीं कर सकते हो ना, समेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ft की इनफाइनाइट वैल्यूज है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन बेसिकली हम क्या करेंगे, इसका यहाँ से यहाँ तक 0 से लेकर के t तक इंटीग्रेट करने का मतलब होगा 0 से t तक अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो इसका मतलब आ जाएगा ये एरिया कैलकुलेट करना ना, और डिवाइडेड बाई दिस विड्थ। अगर कोई फंक्शन इस तरह से है ना, यहाँ पे ये ज़्यादा वैल्यू ले रहा है, यहाँ पे कम वैल्यू है, फिर ज़्यादा हो रही है, फिर कम हो रही है, तो एवरेज का मतलब क्या हो जाता है, हम बीच की वैल्यू पता लगाते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, ये एरिया पता लगा रहे हो, है ना, और एरिया को तुम टाइम से डिवाइड कर रहे हो। इसको तुम्हें अगर रेक्टेंगल मानो तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, मान लो कि इसकी एवरेज हाइट, ये इसकी एवरेज हाइट है ना, तो इसी को हम मीन वैल्यू कहेंगे, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, ft एवरेज इंटू टाइम, ये आ जाएगा एरिया। दिस इज इक्वल टू एरिया, तुम इस तरीके से भी पता लगा सकते हो, ये आ जाएगा 0 to t ft dt। तो यहाँ से ft की एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/t मतलब कोई भी ग्राफ दिया रहा है, इस ग्राफ के एरिया को या फिर इस ग्राफ को अगर तुम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करो तो रेक्टेंगल की जो हाइट हो जाएगी वही इसकी एवरेज वैल्यू होगी ना, यही तो हाइट है रेक्टेंगल की। अगर आपको एक ट्रायंगल का एरिया पता लगाना होता है, किसी का भी अगर आपको एरिया पता लगाना हो तो उसको हम क्या कह सकते हैं, एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। जैसे ये रेक्टेंगल है, इसकी विड्थ मान लो ये t है और ये हाइट a है ना। एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, सिंपली इसकी हाइट इंटू विड्थ। यहाँ पे एरिया आ जाएगा, अगर ये विड्थ w है और ये हाइट h है तो ये w इंटू h आ जाएगा। इसकी विड्थ यहाँ पे t है लेकिन इसकी हाइट क्या है, वेरिएबल है ना। तो अगर हाइट कोई भी क्वांटिटी वेरिएबल हो, है ना, तो हमारे को वहाँ पे उसकी एवरेज वैल्यू लेनी होती है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू w इंटू एच, है ना। ये हाइट क्या है, वेरिएबल है, और एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, a h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और h अपने आप में क्या है, वेरिएबल है ना, और आपको h की एक सिंगल वैल्यू यूज़ करनी है तो आप एवरेज वैल्यू यूज़ करेंगे। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, विड्थ इंटू एवरेज हाइट। अब इसकी हाइट यहाँ पे 0 है और यहाँ पे a है, तो इसकी एवरेज हाइट क्या हो जाएगी, जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। एवरेज हाइट a/2 इंटू, तो ये तो रेक्टेंगल का एरिया होता है ना। जैसे तुम ट्रेपेजॉइडल का एरिया पता लगाते हो ना, इस तरह से ट्रेपेजॉइडल है ना, ये इसकी विड्थ है ना। तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पे हाइट मान लो h1 है और यहाँ पे हाइट h2 है, तो इसकी एवरेज हाइट क्या होगी, यहाँ पे h1 और यहाँ पे h2, तो एवरेज हाइट लिखेंगे हम h1 प्लस h2 डिवाइडेड बाई 2 और विड्थ w, तो इसको तुम ऐसे लिखते हो ना, हाफ इंटू विड्थ इंटू h1 प्लस h2। ठीक है, अब हम यहाँ पे, ये तो बेसिक्स हो गया है ना। इस केस में यहाँ पे हाइट 0 है और यहाँ पे हाइट a है, तो हमने दोनों हाइट का मीन ले लिया, 0 प्लस a बाई 2 कर दिया। क्या ये हमेशा वैलिड है? अगर मैं एक कर्व लूँ, ये क्वांटिटी है जो 0 से लेकर के 1 तक जा रही है, और ये जो कर्व फॉलो कर रहा है ना, इस कर्व का इक्वेशन है, ये सपोज fx है और ये x है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, ये 1 है तो ये पॉइंट भी 1,1 हो जाएगा, ये हाइट 1 हो जाएगी। इस फंक्शन की विड्थ कितनी है 1, और इसकी हाइट यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो इसकी एवरेज हाइट क्या होगी? क्या यहाँ पे हम एवरेज हाइट h1 इक्वल टू 0 है और h2 इक्वल टू क्या है 1, तो क्या यहाँ पे हम एवरेज हाइट को 0 प्लस 1/2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना। तो हमारे को एवरेज हाइट अगर पता लगाना है तो हाइट का आपको इक्वेशन दिया हुआ है ना, ये fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या दिया हुआ है, ये सारी हाइट ही तो दी हुई ना, जो कि वेरिएबल हाइट है, उसकी एवरेज वैल्यू पता लगानी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट एवरेज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन 0 टू 1, और यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं तो विड्थ 1 है, 1/1 इंटीग्रेशन 0 टू 1 fx dx हो जाएगा, है ना। ये आ जाएगा 0 टू 1 fx की वैल्यू है एक्स स्क्वायर dx, तो ये आ जाएगा 1/3। इस केस में एवरेज हाइट 1/3 है। अगर आपको ये एरिया पता लगाना है तो आप क्या करेंगे, विड्थ कितनी है इसकी 1 इंटू एवरेज हाइट 1/3, तो ये एरिया 1/3 यूनिट आ जाएगा। ये एवरेज हाइट कितना आ रहा है 1/3, और एरिया का मतलब क्या होता है, बस ये इंटीग्रेशन, तो बाकी क्वांटिटी को इस साइड ले आओ तो ये 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर कर्व स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है ना, तो इस केस में एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाई 2 हो जाएगा। लेकिन अगर ये लीनियर नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो हमारे को फार्मूला से जाना पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ पे कनकेव कर्व बना रहा है ना, तुम ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, एक ये स्ट्रेट लाइन है 0 से 1 तक जा रहा है ना। इसमें अगर आपको एवरेज वैल्यू पता लगाना हो तो क्या करेंगे आप, ये एरिया पता लगाएंगे, है ना। हम एरिया इक्वल टू क्या लिखते हैं, विड्थ इनटू एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा एरिया डिवाइडेड बाय विड्थ, है ना, या फिर 1/विड्थ इंटू एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 टू विड्थ fx dx। ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है और इसको हमने w से विड्थ से डिवाइड कर दिया, तो एरिया डिवाइडेड बाय विड्थ करते हैं। अब अगर fx इक्वल टू एक्स करें तो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए जाएगा, fx इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर कर दें तो इस कर्व के थ्रू जाएगा। फर्स्ट केस में हम ये एरिया लेंगे ना, और सेकंड केस में कर्व के नीचे वाला एरिया लेंगे। किस केस में एरिया ज़्यादा आएगा, ऊपर वाले केस में, और विड्थ तो दोनों केस में फिक्स ही है, तो जिस क्वांटिटी से हम डिवाइड करेंगे वो तो फिक्स है ना। लेकिन फर्स्ट केस में एरिया ज़्यादा आ रहा था ना, तो फर्स्ट केस में एवरेज वैल्यू ज़्यादा आएगी, और एक्स स्क्वायर वाला केस में एवरेज वैल्यू कम आएगी। अगर आप fx इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ बनाए, ये कर्व कैसा होगा, ये कर्व कुछ इस तरह से जाएगा, तो इसकी एवरेज वैल्यू 1/2 से भी ज़्यादा आएगी, क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन से जा रहे हो तो एवरेज वैल्यू 1/2 आ रही है। इसमें दिख रहा है आपको कि एरिया इस स्ट्रेट लाइन से भी ज़्यादा बनेगा, तो इसको कैलकुलेट करके बताओ इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आएगी ना। इस केस में fx इक्वल टू जो वेरिएबल हाइट है उसी को fx से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रूट एक्स है ना, और ये विड्थ मान लो 1 है, तो 1/1
0 to 1 रूट एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 बाई 3 एक्स टू पावर 3 बाई 2 0 to 1, ये 2 बाई 3 आ जाएगा। इस केस में एवरेज वैल्यू और भी ज़्यादा आ रही है। अभी कर्व इस तरह से था तो एवरेज वैल्यू बढ़ गई थी, अगर हम कर्व ऐसे बना दें तो एवरेज वैल्यू और भी बढ़ जाएगी, 2 बाई 3 से भी ज़्यादा आ जाएगी। अगर हम कर्व को ऐसे बना दें, इस केस में एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी ना, अगर कोई कांस्टेंट लाइन है ना, तो यही तो हमारे को पता लगाना होता है, इक्विवेलेंट स्ट्रेट लाइन ही तो पता लगाना होता है ना, इक्विवेलेंट कांस्टेंट लाइन पता लगाना होता है। तो ये ऑलरेडी कांस्टेंट दिया हुआ है 1 पे, तो इस केस में एवरेज वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ से ये एवरेज वैल्यू समझ में आ गया, ठीक है। अब हम पीरियोडिक फंक्शन का एवरेज वैल्यू पता लगाएंगे। ये 0 t 2t माइनस टी, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, t से पीरियोडिक है। तो इसकी एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एफ टी एवरेज इक्वल टू 1 बाई टी, है ना, 0 टू टी एफ टी डी टी लिखते हैं। किसी भी एक टाइम पीरियड में आप एवरेज पता लगा लीजिए, ठीक है, वो सेम ही आएगा। किसी भी एक कंप्लीट टाइम पीरियड में आपको एवरेज वैल्यू पता लगाना है, ठीक है। ये फार्मूला भी जनरल नहीं है, इसको अगर मैं और करेक्ट वे में लिखूं, ठीक है, ये किसी भी टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ये कौन सा टाइम पीरियड रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 से लेकर के t का टाइम पीरियड रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको मैं ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, t2 2t ft dt, ये भी t टाइम पीरियड का स्पैन दे रहा है। तुम यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस कर्व का एरिया पता लगाओ, या फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एरिया पता लगाओ, सेम ही आएगा। या फिर माइनस टी से 0 तक पता लगाओ, ये भी 0, उतना ही आएगा एरिया। और विड्थ तो हर केस में t ही है, क्योंकि t से पीरियोडिक है ना। अच्छा, अब ये भी जनरल नहीं है, ये ज़रूरी है कि हम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ t से ये स्टार्ट करें। हम ऐसे भी तो स्टार्ट कर सकते हैं, 1 बाई टी, अगर मैं t बाई 2 से लेकर के 3t बाई 2 तक इंटीग्रेट करूं, एफ टी डी टी, अब कितना एरिया मिलेगा। देखो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है, जैसे तुम t बाई 2 से अगर इंटीग्रेट करो, तुम यहाँ से इंटीग्रेट करना शुरू कर रहे हो, ठीक है, और 3t बाई 2 तक यहाँ से लेकर के तुम t यूनिट आगे चले जाओ, यहाँ तक चले जाओ। एक ये केस है और एक 0 से t वाला केस है। अगर आप 0 से t तक इंटीग्रेट करते हैं तो ये टोटल एरिया लेते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया लेते हैं। अगर आप t बाई 2 से इंटीग्रेट करना शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब आपने इतना एरिया स्किप कर दिया, है ना, इतना एरिया लिया। लेकिन फिर से ये तो पीरियोडिक है ना, तो जितना एरिया आपने स्किप किया फिर से उतना एरिया आपको मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर ये एक पीरियोडिक फंक्शन है और ये पीरियोडिक फंक्शन में ही पॉसिबल है, मैं एक केस में, फर्स्ट केस में इसकी एवरेज वैल्यू पता लगाने के लिए इसको 0 से लेकर के t तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ। मान लेते हैं कि ये टाइम पीरियड जो ये 2 है और ये 4 है, मैं इसको 0 से लेकर के 2 तक के लिए इंटीग्रेट कर रहा हूँ, है ना, और 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और सेकेंड केस में 1 बाई 2, मैं इसको 0 से 2 तक इंटीग्रेट ना करके मैं इसको 0.1 से लेकर के 2.1 तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ। अगर मैं इसको 0.1 से लेकर के 2.1 तक इंटीग्रेट करूँ, इसका क्या मतलब है, 0 से इंटीग्रेट करना शुरू नहीं किया, है ना, 0.1 से इंटीग्रेट करना शुरू किया। ये सपोज 0.1 है, तो मैंने इतना एरिया स्किप कर दिया, ठीक है। लेकिन मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, 2.1 तक जा रहा हूँ। और चूंकि ग्राफ क्या है, 2 से पीरियोडिक है ना, तो 0 के बाद जो ग्राफ आपको मिला था, जो एरिया मिला था, वही एरिया 2 के बाद मिल रहा है। 0 से लेकर के 0.1 तक जितना एरिया आपने स्किप किया था, उतना ही 2 से लेकर के 2.1 तक एरिया आपको मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली एरिया तो आपको उतना ही मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो आप
किसी भी स्पैन में इंटीग्रेट करें, लेकिन जो स्पैन का ड्यूरेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 यूनिट का होना चाहिए। अगर ग्राफ 2 से पीरियोडिक है तो स्पैन की विड्थ कितनी होनी चाहिए, 2 यूनिट होनी चाहिए। अगर 2 यूनिट करेंगे तभी तो ये जितना ग्राफ आपने स्किप किया था उतना ग्राफ आपको फिर से मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे। एवरेज वैल्यू पीरियोडिक के केस में 1/t और सिंपली हम यहाँ पे t ड्यूरेशन लिख देंगे। ये आपके पास इंडिपेंडेंस है कि आप कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। तुम चाहो तो 1 से लेकर के 3 तक करो, 1.5 से लेकर के 3.5 से करो। अगर 2 से पीरियोडिक है तो इसका स्पैन 2 होना चाहिए। आ रही सब बात समझ में? तो ये हम सिंपली t लिखेंगे और ये ft dt हो जाएगा। अगर तुम इसको ऐसे लिखो, ft की एवरेज वैल्यू तुम इसको 2 टाइम पीरियड में इंटीग्रेट कर दो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंटीग्रेट करो, है ना। तो और तुम ये ड्यूरेशन भी 2t ले रहे हो, तो यहाँ पे 2t से डिवाइड करोगे और इसको इंटीग्रेट करोगे 0 से 2t ft dt। तो चूंकि ये पीरियोडिक है, जितना एरिया यहाँ मिला था उतना ही एरिया यहाँ मिलेगा, तो एरिया डबल हो गया और जिस क्वांटिटी से आप डिवाइड कर रहे हो वो भी डबल हो गया। तो ये भी आप कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। है ना। तो पीरियोडिक फंक्शन के केस में कहेंगे एक टाइम पीरियड तक आप एरिया कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड से उसको आप डिवाइड कर देंगे। अगर एरिया एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर है तो इस एरिया को हम पॉजिटिव लेंगे। अगर एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है तो इसको हम नेगेटिव एरिया लेंगे। 2 है, 2 के बाद रिपीट हो रहा है ना। और इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, अगर ये ft है, ये टाइम है, तो ft एवरेज क्या हो जाएगा, एक टाइम पीरियड में टोटल एरिया। तो यहाँ से यहाँ तक आप टोटल एरिया लेंगे, यहाँ पे कितना एरिया मिल रहा है 10 × 1 और यहाँ पे एरिया -5 है ना। तो ये टोटल एरिया हो जाएगा 10 - 5 डिवाइडेड बाई टोटल विड्थ 2। तो इसकी एवरेज वैल्यू 2.5 आ जाएगी। एक साइनसॉइडल सिग्नल है, इसकी एवरेज वैल्यू क्या आएगी, है ना। जितना एरिया पॉजिटिव मिलता है उतना ही एरिया नेगेटिव में मिल जाता है, तो उसकी एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी। साइन t की एवरेज वैल्यू क्या होगी, अगर ये ft है तो इसकी एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। साइन 2t की एवरेज वैल्यू क्या होगी, इसका टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा, लेकिन ग्राफ तो अभी भी ऐसा ही बनेगा, जितना पॉजिटिव एरिया मिलेगा उतना ही नेगेटिव एरिया, तो इसकी एवरेज वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, साइन 2t + 30 डिग्री, इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, अगर मान लो ये साइन 2t का ग्राफ है, तो साइन 2t + 30 डिग्री का ग्राफ कैसा बनेगा, 30 डिग्री पहले से स्टार्ट हो जाएगा, ये है ना। ये 0 से स्टार्ट हुआ है तो ये 30 डिग्री से स्टार्ट होगा, इस तरह से आ जाएगा। लेकिन अभी भी तुम्हारे को टोटल एरिया जो लेना है वो एक टाइम पीरियड में लेना है ना, तो इसका एक टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक है और इसमें जितना पॉजिटिव एरिया आ रहा है उतना ही नेगेटिव एरिया, तो इसकी एवरेज वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अगर साइनसॉइडल सिग्नल है तो उसकी एवरेज वैल्यू 0 होगी। जैसे cos t की एवरेज वैल्यू क्या होती है, ये भी 0 है ना। तो cos t को तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना, sin t + 90, ये भी तो 0 ही आता है। अगर मैं ऐसे लिखूं ft = 10 + sin t, इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, 10 हो जाएगी। ये तुमने कैसे पता लगाया, क्यों तुमने ऐसे पता लगाया कि 10 की एवरेज वैल्यू तो 10 हो जाएगी और sin t की एवरेज वैल्यू, मतलब तुमने बेसिकली क्या किया, दोनों की अलग अलग एवरेज वैल्यू को अलग अलग पहले एवरेज वैल्यू पता लगाया और फिर दोनों को ऐड कर दिया,
तुमने बेसिकली ये कहा कि एवरेज ऑफ 10 प्लस साइन टी इज इक्वल टू एवरेज ऑफ 10 प्लस एवरेज ऑफ साइन टी, है ना। तो क्या ये पॉसिबल है? ये तो प्रॉपर्टी हो गई ना। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एवरेज ऑफ f1t प्लस f2t इज इक्वल टू एवरेज ऑफ f1t प्लस क्या हम ये लिख सकते हैं? ओके, तो पहले इस प्रॉपर्टी को देखते हैं, ये प्रॉपर्टी प्रूफ करके देखते हैं, है ना। मान लो कि ये कोई फंक्शन है ना, इसकी एवरेज वैल्यू पता लगानी है। तो एवरेज का तो एक ही फार्मूला होता है, 1 बाई टाइम पीरियड इंटीग्रेशन ओवर टाइम पीरियड f1t जो भी फंक्शन है। जैसे यहाँ पे फंक्शन की जगह पे क्या दिया हुआ है, इन दोनों का समेशन दिया हुआ है ना फंक्शन की जगह पे, f1t प्लस f2t, है ना, dt, है ना। अब इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है कि अगर एडिशन लगा हुआ है तो तुम अलग अलग कर सकते हो ना, ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 1 बाई टी इंटीग्रेशन t f1t dt प्लस 1 बाई टी f2t dt। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज ऑफ f1t प्लस एवरेज ऑफ f2t, है ना। तो ये प्रॉपर्टी सही है, लेकिन इसमें एक ये प्रॉब्लम है कि मैंने यहाँ पे ये मान रखा है कि f1t प्लस f2t जो है वो t से पीरियोडिक है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं कि दोनों सेम टाइम से पीरियोडिक हो, है ना। अगर f1t और f2t अलग अलग टाइम से पीरियोडिक है तो ओवरऑल टाइम पीरियड क्या होगा, है ना। अगर मैं ऐसा लिखूं साइन t प्लस साइन 2t, ये कितने से पीरियोडिक है, 2 पाई से, और ये कितने से पीरियोडिक है, पाई से पीरियोडिक है ना। तो साइन t प्लस साइन 2t कितने से पीरियोडिक होगा, अगर ये 2 पाई से पीरियोडिक है और अगर ये पाई से पीरियोडिक है तो ये भी 2 पाई से पीरियोडिक होगा ही। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर किसी का टाइम पीरियड, अगर कोई फंक्शन t से रिपीट कर रहा है तो 2t से भी रिपीट करेगा, है ना? तो अगर ये इस ओवरऑल फंक्शन का टाइम पीरियड कैसे डिफाइन करोगे, वो टाइम जिससे ये ओवरऑल फंक्शन रिपीट करे, है ना। तो ये 2 पाई से रिपीट कर रहा है और ये पाई से रिपीट कर रहा है, तो ये भी तो 2 पाई से रिपीट करेगा, है ना। अब ये भी 2 पाई से रिपीट कर रहा है, ये भी 2 पाई से रिपीट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ओवरऑल फंक्शन जो है ये 2 पाई से रिपीट करेगा। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी हम थोड़ा, इस पे भी 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई से पीरियोडिक है तो साइन AT कितने से पीरियोडिक होगा, 2 पाई बाई ए से। तो साइन 3 पाई टी किससे पीरियोडिक होगा, 2 पाई बाई 3 पाई से। तो ये 2 बाई 3 से पीरियोडिक होगा, और ये 2 पाई बाई 4 पाई, ये 1 बाई 2, ये 2 बाई 3 सेकेंड से पीरियोडिक है और ये 1 बाई 2 सेकेंड से पीरियोडिक है। तो हम ये कहेंगे कि ये 1 बाई 2 सेकेंड के बाद तो रिपीट कर रहा है, लेकिन ये 1 बाई 2 सेकेंड के बाद तो रिपीट नहीं कर रहा है, ये तो 2 बाई 3 सेकेंड के बाद रिपीट कर रहा है। तो 1 बाई 2 इसका टाइम पीरियड नहीं कर सकते, और 2 बाई 3 भी इसका टाइम पीरियड नहीं कर सकते, क्योंकि 2 बाई 3 के बाद ये फंक्शन रिपीट नहीं करेगा, दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है, ठीक है। फिर भी अगर ये 2 बाई 3 से टाइम पीरियोडिक है ना, अगर ये t से पीरियोडिक है ये फंक्शन, तो ये 2t से भी पीरियोडिक होगा, 3t से भी पीरियोडिक होगा, 4t से भी पीरियोडिक होगा। तो ये अगर 2 बाई 3 से पीरियोडिक है तो ये 4 बाई 3 से भी पीरियोडिक होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो तो 2 सेकेंड से भी पीरियोडिक होगा, अब 4 से मल्टीप्लाई करो। मेरी बात समझ में आ रही है? हम इसको लिखेंगे कि अगर ये 2 बाई 3 से पीरियोडिक है तो ये 2 बाई 3 इंटू 1 से भी पीरियोडिक होगा, 2 बाई 3 इंटू 2 से भी पीरियोडिक होगा, 2 बाई 3 इंटू
3 से भी 2/3 इंटू 4 से भी इसी तरह से इन सबसे पीरियोडिक होगा। ये अगर 1/2 से पीरियोडिक है तो ये 1/2 इंटू 1, 1/2 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/2 इंटू 4, 1/2 इंटू 5 इन सबसे पीरियोडिक होगा। ठीक है, अब इन दोनों में से बस आपको ये पता लगाना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिससे ये दोनों फंक्शन पीरियोडिक है। जैसे ये यहाँ पे कितना आ रहा है 4/3 से पीरियोडिक है और ये यहाँ पे 2 से पीरियोडिक है, हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये 2 सेकेंड से पीरियोडिक है। और ये यहाँ पे तुम देखो यहाँ पे 2 सेकेंड आ जा रहा है, ये भी 2 से पीरियोडिक है, तो हम कहेंगे कि ये ओवरऑल फंक्शन जो है ये 2 से पीरियोडिक है। हमने यहाँ पे इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया ना 2/3 में, है ना। अगर तुम 2/3 में 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये 4 से पीरियोडिक हो जाएगा, और 1/2 में 8 से मल्टीप्लाई करो तो 4 से भी दोनों पीरियोडिक है। तो मैंने कहा कि ओवरऑल फंक्शन अगर 2 से पीरियोडिक है, इसमें तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 से भी पीरियोडिक हो जाएगा। तो ये तो प्रॉपर्टी को ही वैलिडेट कर रहा है। लेकिन हम टाइम पीरियड क्या करते हैं, वो मिनिमम टाइम, जैसे ये फंक्शन 2 से भी पीरियोडिक है, 4 से भी पीरियोडिक होगा, 6 से भी पीरियोडिक होगा, लेकिन टाइम पीरियड हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो मिनिमम टाइम जिससे फंक्शन रिपीट करे, है ना। तो ये इसका टाइम पीरियड 2 आ जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये जो मैंने प्रोसेस किया 1 से 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करके फिर मैच कराया, इसी प्रोसेस को हम LCM लेना कहते हैं, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये जो मैंने लिख रखा है 2/3, 4/3, 2, 8/3, ये सारे क्या हैं 2/3 के कॉमन 2/3 के मल्टीपल है, और यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज लिखी है ये 1/2 के मल्टीपल है। तो हमारे को कॉमन मल्टीपल ढूंढना होता है जो कि कम से कम हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना होता है हमारे को। तो मतलब ये तो मैंने प्रोसीजर आपको बताया। सिंपली आपको क्या करना है 2/3 और 1/2 का LCM ले लेना ऑफ F1t प्लस टाइम पीरियड ऑफ F1t प्लस F2t इज इक्वल टू, सिंपली मैं t लिख रहा हूँ, टाइम पीरियड ऑफ F1t, है ना, इज इक्वल टू LCM ऑफ टाइम पीरियड ऑफ F1t एंड टाइम पीरियड ऑफ F2t। जैसे अगर आपको इसका टाइम पीरियड पता लगाना हो तो ये तो कांस्टेंट सिग्नल है ना, तो जो भी इसका टाइम पीरियड होगा उसी पर डिपेंड करेगा। अगर ये पीरियोडिक है ना, अगर दोनों पीरियोडिक फंक्शन है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का क्या होता है, रिवर्स होता है। तो जैसे मैंने LCM में आपको बताया वैसे हम डिराइव कर सकते हैं कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता लगाना हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ F1t प्लस F2t, ये आ जाएगा HCF ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ F1t एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ F2t। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता लगाना है समेशन का तो दोनों की फ्रीक्वेंसी का आप HCF ले लेंगे। ठीक है, फिर से वापस एवरेज वैल्यू पे आते हैं। अगर मैं कांस्टेंट सिग्नल लूँ, है ना, इसकी एवरेज वैल्यू A आ जाएगी, है ना, ये वैल्यू हमेशा A है। अब अगर इसके नीचे मैं एक और सिग्नल बना रहा हूँ, ये 0 है, ये t/2, ये t, ये 3t/2, ये 2t। ये ग्राफ कितने से पीरियोडिक है, ये t से पीरियोडिक है ना, क्योंकि यहाँ के बाद तो रिपीट नहीं कर रहा ना, यहाँ के बाद रिपीट कर रहा है ना। यहाँ पे ऊपर गया था, फिर नीचे, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे ऊपर जा रहा है ना, तो ये t से पीरियोडिक है। अब इस ग्राफ
यहाँ पे भी हाइट मान लो a है। इस ग्राफ और इस ग्राफ में क्या डिफरेंस है? इस ग्राफ में से मैंने हाफ ड्यूरेशन इरेज कर दिया है ना, तो ये ग्राफ बन जाएगा ना। इसकी एवरेज वैल्यू a थी, तुम इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करो। यहाँ पे क्या हो गया, एरिया हाफ हो गया ना, और टाइम ड्यूरेशन तो उतना ही है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि अगर आप 50% ऑफ ग्राफ को हटा देते हैं, मतलब जितना परसेंट ऑफ ग्राफ को आप रहने देते हैं, है ना, एवरेज वैल्यू उतना परसेंट ही रह जाएगा। यहाँ पे आपने 50% ऑफ वैल्यू को रहने दिया था ना, तो अब एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 50%। यहाँ पे एवरेज वैल्यू a थी और अब यहाँ पे एवरेज वैल्यू a/2 हो जाएगी। मान लो ये ग्राफ इस तरह से रिपीट कर रहा है, ये 4t/3, ये 5t/3 और ये फिर ये पॉइंट 2t है ना। और इसकी अगर ये वैल्यू a है तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, ये a/3 हो जाएगी। क्योंकि अगर ये a होता, a कांस्टेंट लाइन, और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पे हमने 1/3 ड्यूरेशन के लिए ही रहने दिया, तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तुम ऐसे एरिया भी कैलकुलेट करके देखो, टाइम ड्यूरेशन ये है तो आप हमेशा t से डिवाइड करेंगे 1/t, और एरिया कितना आ रहा है, a × t/3, t से t कैंसिल हो जाएगा और ये a/3 आ जाएगा। अगर ये हाइट a है तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू a/2 हो जाएगी। इसके नीचे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, ये जो हाइट है ये भी a है, ये f2t मान लो। f2t की एवरेज वैल्यू क्या होगी, a/4, है ना। क्योंकि अगर ये इस तरह से पीरियोडिक होता तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आ रही थी, a/2 आ रही थी। और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 50% ऑफ ग्राफ को इरेज कर दिया ना, तो इसकी एवरेज वैल्यू यहाँ पे a/4 हो जाएगी। इसकी वैल्यू एवरेज वैल्यू a/2 और इसकी एवरेज वैल्यू a/4। अब मैं नेक्स्ट ग्राफ बना रहा हूँ, इस ग्राफ की एवरेज वैल्यू क्या होगी, क्यों, क्योंकि ये ग्राफ तुम देखो अगर ठीक से, इन दोनों का क्या है, एडिशन है ना। ये ग्राफ जो है, इन दोनों को अगर ऐड कर दो, इन दोनों ग्राफ को, ये ग्राफ मिल जाएगा, है ना। तो इसको, इस ग्राफ को बेसिकली हम क्या नाम देंगे, ये ग्राफ जो है ये f1t प्लस f2t है। तो f1t प्लस f2t की एवरेज वैल्यू क्या हो जाती है, एवरेज वैल्यू ऑफ f1t प्लस एवरेज वैल्यू ऑफ f2t। तो एवरेज वैल्यू ऑफ f1t a/2 है और एवरेज वैल्यू ऑफ f2t a/4 है। तो इसकी एवरेज वैल्यू a/2 प्लस a/4, ये 3a/4 हो जाएगी। तुम इसको एरिया से भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे तुम प्रॉपर्टी का यूज़ करके बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको एरिया से भी कैलकुलेट करना बहुत आसान है ना। तो हम प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं दिखेगा। प्रॉपर्टी का एडवांटेज कब दिखता, जब एरिया से कैलकुलेट करना या कन्वेंशनल मेथड से कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता, तो प्रॉपर्टी का एडवांटेज दिखता। तुम अगर ये प्रॉपर्टी ना भी लगाओ, अगर मैं इस ग्राफ को मिटा भी दूँ और ये पता भी नहीं लग रहा है कि ये किन दो ग्राफ का समेशन है, तुम सिंपली इसको करो, तो ये 0 से लेकर के इतने से पीरियोडिक है ना, टाइम पीरियड तो यही है। टाइम पीरियड में टोटल एरिया क्या आ जाएगा, ये हाइट a है और ये t/2 है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया a × t/2 प्लस इस ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा, हाफ
a इंटू टी बाई टू, है ना। तो ये आ जाएगा 3at/4, ये टोटल एरिया हो गया। और टोटल विड्थ कितनी है t, तो t से तुम इसको डिवाइड कर दो 3a/4। तो एवरेज वैल्यू में इस प्रॉपर्टी का कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। लेकिन जब हम मीन स्क्वायर वैल्यू और आरएमएस वैल्यू पढ़ेंगे, वहाँ पे अगर आप ये प्रॉपर्टी जानते हैं तो इसका बहुत यूज़ हो जाता है। लेकिन वहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़फुल नहीं होती है ना। इस प्रॉपर्टी में थोड़ा मॉडिफिकेशन करने के बाद, मतलब जो भी प्रॉपर्टी होती है उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करने के बाद ये प्रॉपर्टी आती है। तो हम देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी मीन स्क्वायर या आरएमएस कैलकुलेशन में कब वैलिड है। तो हम लोग एवरेज पे और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले मीन स्क्वायर वैल्यू पढ़ लेते हैं। आरएमएस आप पहले कैसे पता लगाते हैं? आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, है ना। भले ये पहले रूट है, फिर मीन है और बाद में स्क्वायर है, लेकिन हम इसका प्रोसीजर क्या होता है, जितनी भी वैल्यूज़ है उसका सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले स्क्वायर कीजिए, फिर आप उन सारी स्क्वायर वैल्यू का मीन लीजिए, ठीक है, और फिर उसका रूट कर दो, है ना। अगर मैं 3, 4 और 5 का, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी? एवरेज वैल्यू कितनी आएगी इसकी? 4 आ जाएगी। अब इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेना है, तो पहले तुम क्या करोगे, इन सारी वैल्यू का स्क्वायर कर दोगे ना। इन सारी वैल्यू का स्क्वायर, इसका 9, इसका 16 और इसका 25। अब स्क्वायर करने के बाद इन सारी वैल्यू का क्या करना है, मीन करना है। तो इसका मीन आ जाएगा, ये आ जाएगा 50/3, है ना। और लास्ट स्टेप इसका तुम रूट ले लो, तो ये आ जाएगा रूट 50/3। तो इस पूरे प्रोसीजर में क्या करते हैं, आप सबसे बाद में रूट करते हैं। रूट करने से पहले क्या करते हैं, स्क्वायर्ड वैल्यू का मीन लेते हैं। अगर ft है तो हमारे को एवरेज में क्या करते हैं, हम सिंपली ft की एवरेज वैल्यू पता लगा लेते हैं। इसमें क्या करना होता है, अगर ft दिया हुआ है तो पहले सारी वैल्यू को स्क्वायर करो। तो अगर ft का अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है तो पहले आप एफ स्क्वायर टी का ग्राफ पता लगाएंगे, और एफ स्क्वायर टी की फिर सेकेंड स्टेप क्या है, मीन वैल्यू। तो बेसिकली इसमें आपको एफ स्क्वायर टी की एवरेज वैल्यू पता लगाना होता है। तो यहाँ पे भी एक एवरेज वैल्यू पता लगाना होता है, लेकिन ft का नहीं, एफ स्क्वायर टी का एवरेज वैल्यू पता लगाओ और फिर उसका रूट ले लो, तो रूट मीन स्क्वायर पता चल जाएगा, है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये तो डिस्क्रीट फंक्शन, डिस्क्रीट वैल्यूज दिया रहे तो इस तरह से हो जाएगा। अगर कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है ना, ये मान लो t तक पता लगाना है इसका, तो इसकी मीन स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगी, RMS रूट मीन स्क्वायर ऑफ ft का फार्मूला क्या होता है, 1/t, है ना, इंटीग्रेशन 0 to t एफ स्क्वायर टी डी टी। ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज वैल्यू ऑफ एफ स्क्वायर टी, है ना। एफ स्क्वायर टी को आप जिसका भी एरिया कैलकुलेट कर लोगे, है ना, उसी की एवरेज वैल्यू आएगी। यहाँ पे आप किसका एरिया पता लगा रहे हैं, आप एफ टी का एरिया नहीं पता लगा रहे हैं, आप स्क्वायर एफ स्क्वायर टी का एरिया पता लगा रहे हैं। तो ये दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ एफ स्क्वायर टी है ना। और इसका अगर तुम रूट ले लोगे तो ये RMS बन जाएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि RMS रूट मीन स्क्वायर ऑफ FT इज इक्वल टू मीन स्क्वायर ऑफ FT का तुम क्या कर लो, अंडर रूट ले लो। और मीन स्क्वायर ऑफ FT क्या है, एवरेज ऑफ एफ स्क्वायर टी। तो RMS ऑफ FT इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ एफ स्क्वायर टी और फिर इसका रूट। स्टेप समझ में आया? आपको सबसे पहले कभी भी रूट मीन स्क्वायर पता लगाना होगा तो एफ स्क्वायर टी की आपको एवरेज वैल्यू पता लगानी है। और अब एवरेज तो पढ़ ही चुके हैं ना, ठीक है, एवरेज की सारी प्रॉपर्टी पता है, तो बस एफ स्क्वायर टी की एवरेज वैल्यू पता लगा लो। लास्ट स्टेप है रूट लेना, ठीक है। सबसे सिंपल फंक्शन से स्टार्ट करते हैं,
कांस्टेंट से, ना, एफ टी इक्वल टू ए दिया हुआ है, इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एफ टी दिया हुआ, एफ टी से मतलब नहीं है, पहले आप एफ स्क्वायर टी पता लगाइए और इसकी एवरेज वैल्यू। तो अगर एफ टी ए दिया हुआ है तो एफ स्क्वायर टी क्या होगा? ए स्क्वायर, है ना। तो मान लो कि ए ग्रेटर देन 1 है तो ये हाइट बढ़ जाएगी, ए अगर लेस देन 1 होगा तो हाइट और कम हो जाएगी स्क्वायर करने से। तो ये आपने एफ स्क्वायर टी की ग्राफ बना लिया और ये वैल्यू ए स्क्वायर हो जाएगी। अब आपको इसकी एवरेज वैल्यू पता लगानी है, तो इसकी एवरेज वैल्यू ए स्क्वायर ही हो जाएगी और फिर बाद में क्या करना है, इसका रूट ले लेना है। तो इसका रूट क्या आ जाएगा? ए। तो अगर कांस्टेंट है तो इसकी आरएमएस वैल्यू क्या आ जाएगी? ए ही आ जाएगी। कांस्टेंट सिग्नल की एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और जो भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है वो सेम होती है। अगर मैं साइन टी लूँ, साइन टी की एवरेज वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। क्या साइन टी की आरएमएस वैल्यू 0 हो सकती है? इसकी एवरेज वैल्यू 0 क्यों होती है? क्योंकि जितना पॉजिटिव एरिया होता है उतना नेगेटिव एरिया मिल जाता है। लेकिन जब आप इसकी आरएमएस वैल्यू पता लगाएंगे तो आप साइन स्क्वायर टी की एवरेज वैल्यू पता लगाते हैं ना। जब आप साइन स्क्वायर करेंगे तो सारी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बन जाती है जब आप स्क्वायर करेंगे इसका। तो इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो हो सकता है ये ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाए। ये वैल्यू रेक्टिफाई हो जाएगी। ये मान लो साइन स्क्वायर टी का ग्राफ है। अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में साइन स्क्वायर टी की एवरेज वैल्यू पता लगानी है। तो अब इसकी वैल्यू तो नॉन जीरो आएगी ना, तो साइन स्क्वायर टी की एवरेज वैल्यू पता लगाओ। इसी को मीन स्क्वायर वैल्यू कहेंगे ना। देखो जितना इंपॉर्टेंट रूट मीन स्क्वायर है, मीन स्क्वायर वैल्यू तो पता लगाना तो और आसान काम है ना। तो मीन स्क्वायर वैल्यू पहले हम पता लगाएंगे, फिर उसका रूट ले लेंगे। तो मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगी, सॉरी साइन टी, साइन स्क्वायर टी डी टी, और इसका टाइम पीरियड क्या है, साइन टी का टाइम पीरियड 2 पाई होता है, लेकिन साइन स्क्वायर टी का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ये यहीं से पीरियोडिक होगा ना, क्योंकि जितनी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है उस सेम नेगेटिव वैल्यू भी मिलती है। अगर आप स्क्वायर कर दो तो सेम वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम पाई से डिवाइड करके 0 से लेकर के पाई तक इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो ये वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो हम कहेंगे कि एवरेज वैल्यू, एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू मीन स्क्वायर ऑफ साइन टी। आपने स्क्वायर कर दिया तो ये साइन स्क्वायर बन गया, और मीन का मतलब एवरेज। ये कितना आ रहा है, 1/2। अब लास्ट स्टेप क्या होता है, रूट लेना होता है। तो आरएमएस वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। आरएमएस ऑफ साइन टी इक्वल टू 1/√2। क्योंकि ये पीरियोडिक है तो हम किसी भी एक टाइम पीरियड में आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वो सेम हो जाएगा। जैसे एवरेज में बताया था, है ना, कि अगर आप ज़रूरी नहीं कि आप 0 से ही स्टार्ट करें और t तक जाए या t से 2t तक जाए, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 0.1t से लेकर के 1.1t तक जा सकते हैं। जो ड्यूरेशन है इंटीग्रेशन का वो एक टाइम पीरियड का होना चाहिए। अब साइन टी का अगर ये है आरएमएस वैल्यू 1/√2 है, साइन 2t की आरएमएस वैल्यू क्या होगी, इसको तुम चेक करके देखना खुद से। इसकी वैल्यू भी 1/√2 हो जाएगी। अभी तुम ये चेक करके मत देखो, मैं इसी में साइन 2t प्लस फाई कर दे रहा हूँ। फाई कोई कांस्टेंट हो सकता है। इसकी आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी, या फिर मैं अगर आपसे ऐसे कहता हूँ
कि साइन टी का अगर मैं आपको ग्राफ दे दूं, ये मैं आपको साइन टी का मैंने ग्राफ दिया। अब आपको यहाँ पे साइन 2t + 30 का ग्राफ बनाना है। पहले अगर RMS वैल्यू पता लगाना है तो पहले ग्राफ बना लो। तो पहले तुम क्या करो, पहले साइन 2t का ग्राफ बनाओ। अगर ये साइन t का ग्राफ है तो पहले मैं साइन 2t का ग्राफ बना रहा हूँ। साइन 2t का टाइम पीरियड क्या होता है, हाफ हो जाता है इससे, है ना। इसका 2 पाई है, अगर ये पॉइंट 2 पाई है और ये पॉइंट पाई है और ये पॉइंट π/2 है, तो जहाँ पे अगर t = π/2 पुट करो तो साइन t क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर t = π/2 पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाती है। और दोनों का एम्पलीट्यूड कितना है, 1 है। तो इसका अगर एम्पलीट्यूड 1 है तो यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड इतना ही रहेगा। और ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। ये इसका ग्राफ आ जाएगा साइन 2t का। अब इसकी RMS वैल्यू क्या होगी, सेम आ जाएगी। तुम कैलकुलेट करके देख लो इसको, साइन स्क्वायर 2t, है ना। इसका आप क्या करेंगे, पहले स्क्वायर्ड वैल्यू की एवरेज वैल्यू लेंगे, मीन ले लेंगे, है ना। अब अगर तुम इसका स्क्वायर करो, है ना, तो इस वैल्यू का स्क्वायर होगा और ठीक इसकी नेगेटिव वैल्यू का भी स्क्वायर होगा। तो ये कितने से पीरियोडिक हो जाएगा, π/2 से। तो हम इसको 1 टाइम पीरियड इंटीग्रेशन π/2 और dt कर देंगे। ये हो जाएगा 2/π इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 - cos 40/2 dt। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/π 0 to π, है ना, dt माइनस 0 से π/2 π/2 cos 40 dt। ये लिख सकते हैं। ये इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, क्यों, है ना। या तो तुम इसका इंडेफिनेट इंटीग्रल जो भी आता है उसकी लिमिट पुट करके देख लो, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉस और साइन फंक्शन क्या होता है, हमेशा अपने इसको पूरे टाइम पीरियड तक अगर इंटीग्रेट कर दो तो ये 0 हो जाता है। तो cos t का टाइम पीरियड 2π होता है, तो cos 4t का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π/4। cos 4t का टाइम पीरियड क्या है, π/2। इसका मतलब आप पूरे टाइम पीरियड तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, π/2 है ना इसका टाइम पीरियड, तो ये 0 ही आएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे π/2 और 1/π, तो ये 1/2। तो साइन 2t की मीन स्क्वायर वैल्यू 1/2 हो गई। अब रूट मीन स्क्वायर लेना है तो इसका तुम रूट ले लोगे, तो RMS ऑफ साइन 2t क्या आ जाएगा, साइन 2t ये भी 1/√2। मतलब साइन t से अगर साइन 2t कर दे, अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, है ना, उससे RMS वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। सिंपली RMS वैल्यू साइनसॉइडल सिग्नल का क्या हो जाएगा, अगर साइन t है तो ये a/√2 होता है ना। ये सिंपली एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। अब अगर हम साइन 2t + 30 डिग्री ले लें, है ना, इसकी RMS वैल्यू पता लगानी है,
तो तुम फार्मूला में यहाँ पे sin 2t प्लस 30 डिग्री पुट कर दोगे, है ना? वहाँ पे ये क्या आ जाएगा, देखो फेज डिफरेंस लाने से इसकी फ्रीक्वेंसी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फेज डिफरेंस लाने से क्या होता है, बस ग्राफ की शिफ्टिंग हो जाती है, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम इस ग्राफ को, इस पूरे ग्राफ को अगर शिफ्ट कर दो तो इसके रिपीटेशन का जो ड्यूरेशन है वो तो चेंज ही नहीं होगा ना, तो टाइम पीरियड अभी भी सेम रहेगा। तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे 0 से π/2 साइन स्क्वायर 2t प्लस 30 डिग्री dt, है ना। अब जीरो टू π/2 1 माइनस कॉस 2t प्लस 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/π 1 माइनस कॉस 40 प्लस 60 डिग्री, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 dt माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos 40 प्लस 60 डिग्री। अब ये इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी इसमें फेज शिफ्ट मिलाने से इसका टाइम पीरियड तो चेंज ही नहीं करेगा, इसका टाइम पीरियड अभी भी π/2 है ना। अगर आप इसकी एवरेज वैल्यू 0 कहते हैं, अगर इसमें मैं थोड़ी शिफ्टिंग कर दूं, लेकिन अभी भी आप पूरे टाइम पीरियड तक इंटीग्रेट करें तो अभी भी ये वैल्यू 0 होगी, तो शिफ्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी भी ये सारी वैल्यू 0 और इसका इंटीग्रेशन ये 1/2 आ जाएगा, और फिर जब रूट लेंगे तो 1/√2, मतलब sin t sin 2t sin 2t प्लस 30, फेज डिफरेंस मिला दिया, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया, आरएमएस वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसकी आरएमएस वैल्यू बताइए। अब यहाँ पे दो फंक्शन एडिशन में है और दोनों पीरियोडिक है, तो ओवरऑल पहले टाइम पीरियड पता लगाओगे, क्योंकि आरएमएस वैल्यू पता लगाने का फॉर्मूला क्या है, पहले आप मीन स्क्वायर वैल्यू पता लगाते है ना। मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, 1/t dt, और फिर इसका आप रूट ले लेते हैं ना, रूट जब लेते हैं तो यहाँ पे 1/2 आ जाता है। तो सबसे पहले तो टाइम पीरियड पता लगाना ज़रूरी है, तो इस पूरे का टाइम पीरियड क्या होगा, इसका टाइम पीरियड भी 2π, इसका भी 2π, 2π आ जाएगा। कितना आ रहा है, 5/√2 आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे अब दो फंक्शन है, तो सबसे पहले हम एक काम करके देखते हैं। इसकी आरएमएस वैल्यू आपको पता है 3/√2 हो जाएगा, a/√2 हो जाता है ना, इसकी आरएमएस वैल्यू 4/√2, दोनों की इंडिविजुअली आरएमएस वैल्यू पता है। तो हो सकता है f1t प्लस f2t के लिए कोई फार्मूला बन जाए, तो हमारे को बार बार यहाँ से ना करना पड़े। तो हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे को f1t की आरएमएस वैल्यू पता है ना, मान लेते हैं कि इसकी आरएमएस वैल्यू a पता है, और f1 a1 है, और f2t की आरएमएस वैल्यू जो है ये a2, जैसा कि इस केस में हमारे को पता है। अब हमारे को f1t प्लस f2t की आरएमएस वैल्यू पता लगानी है ना। तो मान लेते हैं कि f1t और f2t का टाइम पीरियड कुछ t आ जाएगा, जैसे यहाँ पे कैसे पता लगा, इसका भी 2π, इसका भी 2π, एलसीएम ले लिया तो 2π, तो फाइनली जो भी आ जाएगा वो t मान लेते हैं। अब इसकी आरएमएस वैल्यू पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/t है ना, इंटीग्रेशन है ना t और f1t प्लस f2t होल स्क्वायर dt। ये वैल्यू क्या देगा आपको, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ f1t प्लस f2t, ये वैल्यू आपको मीन स्क्वायर ऑफ f1t प्लस f2t दे देगा। जब आप इसका रूट करेंगे तब आपको रूट मीन स्क्वायर मिलेगा। तो मैं अभी इसको लिख रहा हूँ, मीन स्क्वायर ऑफ f1t प्लस f2t
अच्छा, अगर f1t की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू a1 है तो a1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ, और मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ f1t क्या होता है? एवरेज ऑफ f स्क्वायर t, है ना। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1/t 0 to t f1 और a2 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 1/t ये t क्या है? f1t प्लस f2t का टाइम पीरियड है। ज़रूरी नहीं है कि f1t का भी टाइम पीरियड t हो और f2t का भी टाइम पीरियड t हो, लेकिन मैंने यहाँ पर t क्यों लिखा है? क्योंकि t क्या है? दोनों के टाइम पीरियड का एलसीएम है। तो अगर ये t1 से पीरियोडिक है तो t से भी पीरियोडिक होगा, क्योंकि t क्या है? एक मल्टीपल है ना t1 का। ये बात समझ में आ रही है? तो मुझे नहीं पता t1 क्या है, t2 क्या है, लेकिन t क्या है? t1 और t2 का कॉमन मल्टीपल है, तो हम यहाँ पर t भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। मैंने बताया था ना, अगर आप t तक एक ड्यूरेशन तक, एक टाइम पीरियड तक मीन स्क्वायर वैल्यू पता लगाए, या फिर 2 तक पता लगाए, या 3 तक पता लगाए, वो सेम ही आएगा, है ना। तो ये दोनों हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे आते हैं, मीन स्क्वायर ऑफ f1t प्लस f2t इक्वल टू ये हो जाएगा। अब तुम इसको क्या करो, इसको ओपन करो तो ये आ जाएगा, क्योंकि अभी नहीं कर सकते ना, स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा, फिर अगर समेशन आ जाएगा तो हम इंटीग्रेशन को समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आ जाएगा 1/t f1 स्क्वायर t प्लस f2 स्क्वायर t प्लस 2f1t f2t dt। इसको तुम ये लिख सकते हो 1/t इतना लिख सकते हो। यहाँ पे 3 क्वांटिटी समेशन में है ना, तो इंटीग्रेशन को तुम अलग अलग लिख सकते हो। अगर समेशन है तो अलग अलग लिख सकते हैं, सब्सट्रैक्शन के केस में भी अलग अलग लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो मैंने अलग अलग नहीं किया, ये टर्म एक साथ रहेंगे। अब तुम ये देखो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ f1t, तो इसको मैं a1 स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2/t इंटीग्रेशन है ना। तुम लिखेंगे कि मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ f1t प्लस f2t इज इक्वल टू मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ f1t प्लस मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ f2t प्लस 2/t। इसको तुम क्या लिखोगे? एवरेज वैल्यू ऑफ f1t इंटू f2t। एवरेज क्या होता है? 1/t इंटीग्रेशन ओवर t, और जो भी फंक्शन है वो फंक्शन यहाँ पे है ना, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ f1t इंटू f2t की हम एवरेज वैल्यू पता लगा रहे हैं, और 2 से भी मल्टीप्लाई किया हुआ है, डबल हो जाएगा f1t f2t dt। मैं तुम इसको ऐसा लिख सकते हो 2 इंटू f1 f2t की एवरेज वैल्यू, इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया। तो मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ f1t प्लस f2t जो है वो मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ f1t हो जाएगा प्लस मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ f2t, अगर ये क्वांटिटी 0 हो तो, है ना। दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन की अगर एवरेज वैल्यू 0 होती है तो उन दो फंक्शन को हम कहेंगे ये एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है। जैसे तुम इस केस में f1t इंटू f2t की एवरेज वैल्यू पता लगा करके देखो,
सबसे पहले आप f1t और f2t का ये टाइम पीरियड, कौन सा टाइम पीरियड यूज़ करना है, दोनों के समेशन का जो टाइम पीरियड है ना, तो दोनों के समेशन का टाइम पीरियड 2 पाई है। f1t क्या है 3 sin t, 3 sin t इंटू 4 cos t समेशन इंटीग्रेशन ओवर 2 पाई और 1 बाई 2 पाई, यही देगा ना एवरेज वैल्यू ऑफ f1t इंटू f2t। ये कितना है 12 बाई 2 पाई इंटीग्रेशन ओवर 2 पाई साइन टी इंटू कॉस टी क्या हो जाएगा साइन 2t, साइन 2t डिवाइडेड बाई 2, तो साइन 2t और डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, आ रही बात समझ में। तो इस केस में देखो हमारे इस केस में ये क्वांटिटी तो 0 आ रही है ना, इसका मतलब मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ f1t इज इक्वल टू मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ समेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यूज, हम ऐसे कह सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास ये फार्मूला मिल जाएगा कि इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी मीन स्क्वायर वैल्यू, इसकी मीन स्क्वायर वैल्यू और रूट लेना है ना, तो आप यहाँ पे रूट भी लगा देंगे, तो रूट अंडर इसकी मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है 3 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, 1 बाई रूट 2 कॉमन ले लो, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट 5 दे देगा, तो ये 5 बाई रूट 2 आ जाएगा। तो आपको सिग्नल सिस्टम में या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही बहुत सारे, ज़्यादातर आपको ऐसे सिग्नल मिलेंगे जहाँ पे दोनों सिग्नल एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। तो आप ये फार्मूला आपको मीन स्क्वायर वैल्यू क्या आ जाएगा समेशन ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ समेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यूज। इन जनरल अगर a साइन टी प्लस b कॉस टी है ना, इसकी RMS वैल्यू क्या हो जाएगी है ना अंडर रूट है ना, इसकी मीन स्क्वायर वैल्यू a स्क्वायर बाई 2 और इसकी मीन स्क्वायर वैल्यू b स्क्वायर बाई 2, या फिर हम लिखेंगे RMS ओवरऑल RMS इक्वल टू RMS 1 स्क्वायर प्लस RMS 2 स्क्वायर। अगर दो सिग्नल, ये आपको पता होगा साइन टी और कॉस टी क्या होते हैं, एक दूसरे से ऑर्थोगोनल होते हैं, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। ओके, अब सेकेंड एग्जांपल ये है ना, इसमें चेक करो, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं ऑर्थोगोनल है कि नहीं। ऑर्थोगोनल चेक कर लो, है ऑर्थोगोनल। इन दोनों का टाइम पीरियड क्या आ जाएगा इसका टाइम पीरियड 2 पाई है, इसका टाइम पीरियड पाई है, तो ओवरऑल टाइम पीरियड 2 पाई हो गया। अब हम ऑर्थोगोनलिटी चेक करेंगे, तो 3 और 4 को छोड़ दो, बस साइन टी और कॉस 2t से ही तो मतलब है ना। हम चेक करेंगे साइन टी इंटू कॉस 2t इंटीग्रेशन ओवरऑल टाइम पीरियड से। यहाँ पे 1/2 पाई से भी मतलब नहीं, बस हमारे को जीरो करना है ना। अगर जीरो हो रहा होगा तो 1/2 पाई कुछ नहीं कर सकता, जीरो नहीं भी हो रहा तब भी 1/2 पाई उसको जीरो नहीं बना सकता, तो 1/2 पाई से मतलब नहीं, बस हम ये चेक करके देखेंगे। ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ओवर 2 पाई 1/2 बाहर ले लो ना, साइन ए इंटू कॉस बी है ना, तो साइन ए इंटू कॉस बी क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी आ जाएगा साइन 3t ना, प्लस साइन ए माइनस बी आ जाएगा साइन माइनस टी डी टी, तो यह आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ओवर 2 पाई साइन 3t माइनस साइन टी डी टी इंटीग्रेशन ओवर 2 पाई।
है ना। अब ये इंटीग्रेशन तो साफ दिख रहा है 0 होगा, है ना। ओवर टाइम पीरियड तुम इंटीग्रेट कर रहे हो, और ये क्या होगा, इसका टाइम पीरियड क्या है 2π/3, है ना। और इंटीग्रेट कितनी देर के लिए कर रहे हैं 2π टाइम के लिए। तो अगर इंटीग्रेशन का ड्यूरेशन, है ना, साइनसॉइडल सिग्नल के टाइम पीरियड का इंटीग्रल मल्टीपल है तो वो इंटीग्रेशन पे 0 आ जाएगा। हम ये कहेंगे ना कि इसको हम इसके पूरे टाइम पीरियड तक 3 बार इंटीग्रेट कर रहे हैं, 3 टाइम पीरियड तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसका टाइम पीरियड जो है ये 2π/3 है, और आप कितनी देर के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं 2π तक। मतलब तुम ये मान लो कि तुम इसको एक बार 2π/3 यहाँ पे पूरा होगा, फिर एक बार 2π/3 यहाँ पे, फिर एक बार 2π/3 यहाँ पे। आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो टोटल तो 3 बार टाइम पीरियड आ रहा है। एक बार इंटीग्रेट करो तो 0, दूसरी बार भी 0, तीसरी बार भी 0, तो ये इंटीग्रेशन भी 0 हो जाएगा। तो ये दोनों सिग्नल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। है ना। तो यहाँ पे भी RMS वैल्यू क्या आ जाएगी, RMS इक्वल टू √3/√2² प्लस 4/√2²। अब अगर मैं आपको ऐसे दे दूं कि A1 साइन ω t प्लस A2 साइन 2 ω t प्लस A3 साइन 3 ω t प्लस डॉट 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 प्लस AN साइन n ω t, इसकी मीन स्क्वायर, इसकी RMS वैल्यू क्या होगी अगर FT कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो तुम ये चेक करके देखोगे कि साइन ω t और साइन 2 ω t ये दोनों क्या है एक दूसरे के। देखो सबसे पहली बात, ये जो हमने डेराइव किया है ये 2 सिग्नल के लिए डेराइव किया है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो 2ab का टर्म आएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूँ, यहाँ पे तो मैंने n ले लिया, बहुत ज़्यादा ले लिया, अचानक ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, तुम अभी 3 के लिए ही करके देखो। तो जब तुम्हारे कोई सिग्नल की मीन स्क्वायर वैल्यू पता लगानी होगी तो पहले आप स्क्वायर करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, है ना। जब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c² आएगा, फिर क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म आएगा ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स और फिर उसका समेशन, है ना। तो सारे जो 2 प्रोडक्ट के टर्म होंगे उन सबको अगर तुम 0 कर दो तो सिंपली इसकी मीन स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगी, मीन स्क्वायर ऑफ दिस प्लस मीन स्क्वायर ऑफ दिस, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा, है ना। तो आपको बस ये देखना है कि 2ab ये दोनों मिला के होगा, 2bc ये दोनों मिला के होगा और 2ca ये दोनों मिला करके होगा, है ना। तो अगर सब एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हो, है ना, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। तो बेसिकली आपको चेक करना है कि क्या साइन ω t और साइन 2 ω t एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है ना, साइन ω t और साइन 3 ω t एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। तो हम इसको चेक करके देखते हैं। मैं इस केस में यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 1 ले रहा हूँ, तो ये साइन t साइन 2t, ओमेगा आप कुछ भी ले आंसर सेम ही आएगा, साइन 3t हो जाएगा। तो साइन 2t और साइन 3t चेक करके देखते हैं कि ये दूसरे के ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन 2t इंटू साइन 3t, और इसका इंटीग्रेशन का ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा। 2π से तो होगा ही ना पीरियोडिक, तो 2π ले लेते हैं। अब जब तुम इसको ब्रेक करोगे तो cos a प्लस बी और cos a माइनस बी आएगा। cos a प्लस बी करोगे तो क्या आ जाएगा, cos 5t का इंटीग्रेशन 2π, और माइनस या प्लस जो भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता है, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा सिंपली cos t का इंटीग्रेशन 2π, ये टर्म 0 होगा। और इसका टाइम पीरियड क्या है, 2π/5, और इंटीग्रेशन का ड्यूरेशन क्या है, 2π। मतलब इंटीग्रेशन का ड्यूरेशन
इसके टाइम पीरियड का 5 गुना है, तो ये 5 बार 0 होगा। तो हमारे को ये पता चला कि साइन टी का हमने टाइम पीरियड लिया था 2 पाई। अगर आप इस ड्यूरेशन पे इंटीग्रेट कर रहे हो, साइन 2t को हम साइन t का सेकंड हार्मोनिक कहेंगे, साइन 3t को साइन t का थर्ड हार्मोनिक कहेंगे। तो इसके जितने भी हार्मोनिक्स होते हैं वो सारे एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। आ रही बात समझ में? अगर आपका इंटीग्रेशन का ड्यूरेशन साइन t है, ये फंडामेंटल टाइम पीरियड हम इसको कहेंगे, और ये सब हार्मोनिक्स है, तो इसके सारे हार्मोनिक्स जो होंगे वो आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, सारे हार्मोनिक्स ही तो लिया ना, साइन ओमेगा टी ये सेकेंड हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक, तो ये सारे एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। तो हम लिखेंगे कि आर एम एस ऑफ एफ टी इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर A1 बाई √2 स्क्वायर प्लस A2 बाई √2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस AN बाई √2 स्क्वायर। ये सब हम लोग सिग्नल एंड सिस्टम में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे।